हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। जैसा आपको पता है कि ज्ञान एवं मोक्ष की धरती सीधा गया जिसे आपका इस चैनल पे लाइव चलता है क्लास। और इस समय ठीक रात 9 बजे आपका जनरल साइंस का स्पेशल बैच चलता है जो कि आपके ग्रुप डी रेलवे स्पेशल के लिए मान के चलिए। बाकी BSSC जो आने वाला है, ये आपका दरोगा आने वाला है, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हालांकि अभी तक हम लोग फिजिक्स को कर रहे थे, फिजिक्स का एक चैप्टर रह गया था। पीछे कुछ छठ पूजा हो गया, दिवाली हो गया, इस कारण क्लास कई दिन नहीं हो पाया। उसके बाद अचानक हम नदी में नहा लिए सुबह सुबह और जो है बीमार पड़ गए उस कारण भी। तो आज से अब हम लोग का रेगुलर क्लास चलेगा। एक बार फिर से बताते हैं, जिस चैनल पे चलता है उसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। और इस चैनल पे आपके आगामी सभी एग्जाम के आने वाले हर प्रकार के सभी के सभी टॉपिक हर टाइप के साथ आपको कराया जाता है। तो कृपया करें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको यदि ये चैनल अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग अपना ज़्यादा टाइम ना लेकर के क्लास पे चलते हैं। आज हम लोग का एक क्लास रह गया है, ठीक है। कौन सा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ये एक रह गया था। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब देखिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशन अगर हम बात करें कि सर ग्रेविटेशन होता क्या है, तो ग्रेविटेशन क्या है? एक प्रकार का फोर्स होता है। जैसे जानते हैं ना कि पृथ्वी कोई चीज़ हम ऐसे ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, कोई चीज़ ऊपर की तरफ अगर हम कूदेंगे भी तो तब भी नीचे आ जाते हैं। तो वो क्या है, वहाँ पर एक प्रकार का ये पृथ्वी क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। और उसी फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रेविटेशन के नाम से, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहें तो सन और पृथ्वी, है ना। जो पृथ्वी जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ जो है, तो वो क्या है, ग्रेविटी के कारण ही घूम रहा है। नहीं तो वो इधर उधर कहीं किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है, और ग्रेविटी नहीं होता तो वो कहीं निकल के किसी उल्का पिंड से टकरा जाता, कहीं जुपिटर में जाके घुस जाता है ना। तो यही सब क्या है, हम लोग को ग्रेविटी को पढ़ना है। अब ग्रेविटी कहें तो ग्रेविटी होने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, तो पहले तो ये फोर्स जब भी लगेगा तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, है ना। तो इसके लिए हमको दो ऑब्जेक्ट चाहिए। ध्यान से सुनिएगा ये सब बात, दो ऑब्जेक्ट। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट है सर, ये जो दो ऑब्जेक्ट है तो कैसे भी होने चाहिए? नहीं, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास होना चाहिए। बीच में कह रहे हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। एक के पास ज्यादा हो, एक के पास कम हो, वो चलेगा। एक कितना ही ज्यादा हो, एक बहुत कम हो, वो चलेगा। दोनों बराबर है, वो चलेगा, लेकिन मास होना चाहिए। बिना मास वाले के बीच में फोर्स नहीं लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो क्या बोले कि दो ऑब्जेक्ट हो और इनके पास कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। मानते हैं m1 और m2, एक के पास m1 है, एक के पास m2 है, ठीक है। और इनके बीच के जो डिस्टेंस है, मास से बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं r, ठीक है। क्या कहेंगे? r कहेंगे, r कहेंगे, ठीक है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहता है कि फोर्स, और ये जी क्या बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एफ जो है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मास के प्रोडक्ट के। क्या बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, यानी m1 इंटू m2 के। और यही फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के दूरी के स्क्वायर के। क्या बोले कि फोर्स जो है इनके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के दूरी के स्क्वायर के। और यही पूरा फॉर्मूला कह दें तो F इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ये पूरा होता है, ठीक है।
अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू लगेगा, लगेगा ना, और इसकी जगह एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू, जो कि होगा यहाँ पर g, और फॉर्मूला होता है पूरा F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया पूरा फॉर्मूला। ऐसी अगर इसका यूनिट का बात करें तो फोर्स है तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन, ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। अब यहां पर अगर हम बात करें जो g है, ये g, जो ये g है, ठीक है, तो ये g जो कांस्टेंट है इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। GravitationL, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, ये जी का है। इसका कुछ वैल्यू होता है, तो हाँ होता है कितना? 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11, 10 का पावर माइनस 11, ठीक है। और अगर बात करें कि इसका यूनिट, तो क्या यूनिट भी होगा? तो हाँ होगा। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? तो F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। हमको इस g का यूनिट चाहिए, तो सबको उठा करके इधर ले जाएंगे, अकेले g रह जाएगा, तो g बराबर f, यहां से ये चल जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब बताइए यूनिट, f का न्यूटन, r का मीटर स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस है, और ये मास है तो kg इंटू kg स्क्वायर, यानी कि यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर के मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ये इसका वैल्यू हो गया, ये इसका क्या हो गया? वैल्यू हो गया, ठीक है। और अगर कहें कि क्या ये g का वैल्यू न्यूटन ने खोजा था? जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताएं। तो ये g का वैल्यू सही कहें तो ये न्यूटन नहीं खोजे थे, न्यूटन नहीं बता पाए थे इसका। तो कौन बताए? तो बताए थे हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। इन्होंने इस जी के वैल्यू का नाम बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने। क्या बताया था? 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज आखिरकार सबको सही से समझ आ गया होगा, हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी बताते हैं कि ग्रेविटेशनल दो वस्तु के बीच में लगे, लेकिन वो जो दो ऑब्जेक्ट, जो दो वस्तु है, उनके पास कुछ ना कुछ अपना क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, वही ये मास हो गया, ठीक है। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो एफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो इक्वल टू लगता है, और वहां एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर g होगा कांस्टेंट, और पूरा फॉर्मूला होगा F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट होगा न्यूटन। और जो ये g है, ये कांस्टेंट, हालांकि ये तो एक है तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है जी का 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे यूनिट निकाले हैं यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू देने वाले थे वो थे हेनरी कैवेंडिश, ठीक, ठीक है, यहां तक समझ गए, ठीक है। अब यहां से अगर हम पॉइंट का बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण के बारे में? पहला पॉइंट कहें तो पहला पॉइंट क्या कहेगा? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इन दोनों, जो अभी बताए, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो फोर्स लगेगा, क्या ये दोनों पास पास रहता है तभी लगता है, या दूर दूर रहता है तब भी लग सकता है? तो इट इज वैलिड फॉर बोथ
इट इज वैलिड फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंजेस। यह पास की और दूर की दोनों के लिए ये वैध होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में बोल दिए हैं कि यह बल पास रखे वस्तु या दूर दूर रखे वस्तु दोनों पर वैध होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये किस प्रकार से बल है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट हुआ m1 और ये एक ऑब्जेक्ट हुआ m2। ठीक है, अगर हम कहें कि एक जो मास है वो 600 किलो का है और एक मास सिर्फ 600 ग्राम का है। सोचे कहां 600 ग्राम, कहां 600 किलो, एकदम जमीन आसमान का फर्क। तो अगर इन दोनों के बीच में ये मान के चलिए कि ये वाला 600 केजी है और ये वाला 600 ग्राम है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो जैसे 600 किलो वाला ताकत बहुत ज्यादा है ना, है? इतना वजन है, ये 600 ग्राम वाले को क्या करेगा? पकड़ेगा और खींच लेगा अपनी तरफ, है? और जब खींच लेगा तो वो तो अपने पास लाके खड़ा कर दिया, तो कोई फोर्स लगेगा क्या? है, वो तो लगा चुका फोर्स अब। तो ये क्या कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि भले आपके पास बहुत ज्यादा ताकत है, आप पूरा एकदम पहाड़ उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई एक कमजोर इंसान खड़ा है और आप दोनों के बीच अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, तो दोनों इक्वल लगाइएगा। इसका मतलब कि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स m1 के द्वारा लगाया जाएगा वो हमेशा बराबर फोर्स होगा m2 के द्वारा। ठीक है, तो दोनों क्या होगा? दोनों के बाद इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि दोनों एक दूसरे को। सोच के देखिए कि अगर ज्यादा वाला होता, या फिर इन केस आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि सन और अर्थ, इन दोनों के बीच तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सन के एक तरफ सन है, एक बीच में सन है, और अर्थ चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो सन और अर्थ के, अगर वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो सोच के देखिए कि जैसे यहां पर ये सन है और इस ऑर्बिट में अर्थ चक्कर लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पे। सन तो इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़ा है ना, अर्थ की अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये इस पृथ्वी को क्या करता? अर्थ को खींच करके अपने पास लिया था कि नहीं? न, लिया था ना। लेकिन क्यों नहीं ला पाता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि आप भले मास आपके पास कितना हो, आपके पास मास होना चाहिए, बस। क्या होना चाहिए? सिर्फ मास होना चाहिए, बाकी मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। थोड़ा सा भी मास हो, फोर्स लग जाएगा, लेकिन मास कितना भी हो उससे मतलब नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मास। ठीक है, तो अब इस दोनों के बीच क्या है? ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को क्या करता है? खाली बांध के रखता है, फोर्स लगा के रखता है कि ना ये सन को कहीं जाने देगा, ना सन अर्थ को कहीं जाने देगा, अपने पास ही अपने एक रेंज में लगे रखेगा। बस इसी को ही तो कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए? यानी कि ना तो ये इसको खींच पाता है ना इसको। ठीक, अब इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये जितना एक्शन इस पे लगा रहा है इतना ही ये रिएक्शन इस पे कर रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यह गति के तीसरे नियम पर भी आधारित है। ये जो एक्शन करता है ये गति का तीसरे नियम पर भी काम करता है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब क्या, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फोर्स, मतलब जो ये फोर्स लगाता है, ये क्या बहुत तेज, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है क्या? स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है? तो सब सोचते हैं कि हाँ सर ये स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे आंसर हैं, लेकिन ये जो भी फोर्स लगाएगा ये हमेशा वीक ही रहता है, यानी कि वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दुर्बल बल कहते हैं हम इसको।
दुर्बल बल, वीक फोर्स। ठीक है, क्या समझ गए इस बात को? कैसा फोर्स लगाएगा? वीक फोर्स लगाएगा ये। आगे चलें, यहां तक समझ गए सब? सब कुछ बता दिया आप लोग को। कैसा फोर्स एक और कह सकते हैं, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। आकर्षण बल, ठीक है, कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये। कैसा? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक, जी समझ गए। अगला पॉइंट यहां तक तो समझ गए सब? ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो मास है, दो वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक मास ये है, ये m1, ये m2, ये जो है 600 kg का है और ये जो है वो 600 ग्राम का है। अभी यही चल रहे थे, ठीक है। अब एक 600 kg और एक 600 ग्राम को एकदम ऊपर लेके चल गए, एकदम आईफिल टावर पे जाओ, बुर्ज खलीफा पे चल जाओ। एक एक कह रहा है कि देखो सामने, एक कह रहा है कि सर जहाज से और ऊपर चल गया। अरे भाई ये ब्रह्मांड में चल जाओ, एकदम पार चांद पर। ठीक है, और मतलब बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ जाओ और वहां से दो वस्तु, एक 600 किलो का और एक 600 ग्राम का, और दोनों वस्तु को एकदम फ्रीली रूप से छोड़ो। कैसे छोड़ो? फ्रीली रूप से। समझ आ गया? अब फ्रीली रूप का मतलब बात देखो, बहुतों को तो समझ नहीं आ रहा सर फ्रीली रूप। अरे फ्रीली रूप हो गया, बस ऐसे ले जाओ और ऐसे छोड़ जाओ। ऐसे नहीं करना है कि ले गए और एकदम करके और लग गए एकदम के, लो जी छोड़ दिए। नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाना चाहिए। ऐसे करके ऐसे नहीं करना है, ऐसे ले गए और ऐसे छोड़ दिए बस। ठीक है, इसको फ्रीली मुक्त अवस्था में छोड़ दिए। और मुक्त अवस्था में जब इन दोनों को छोड़ेंगे तो इन दोनों में से पहले नीचे कौन गिरेगा? बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दें कि इन दोनों में से एक 600 किलो का वस्तु है और एक 600 ग्राम का है, तो इन दोनों में से सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा? तो जो सबसे पहले गिरेगा उसका नाम है दोनों। तो ये दोनों के दोनों एकदम सेम टाइम पर गिरेंगे जी। अरे ये क्या बात हो गया है ना। तो ये दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, यानी इसको T1 लगेगा टाइम और इसको T2 लगेगा। तो यहाँ पे T1 बराबर क्या हो जाएगा? T2 के। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वस्तु को किस पर, क्यों? तो कहेंगे कि सर एक तो मास 600 kg तो ज्यादा भारी है। अरे ज्यादा भारी है तो क्या हुआ, गिरेगा तो 9.8 से ही ना। यानी दोनों का जब भी स्पीड गिरेगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरेगा। ठीक है, तो भारी और हल्के से कोई मतलब नहीं है। दोनों जब भी गिरेगा तो टाइम दोनों को क्या लगेगा? सेम टाइम लगेगा, एकदम सेम टू सेम लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ T1 T2 या यहाँ लिख देते हैं कि मास, मास नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मासेस। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस पर डिपेंड नहीं करता है। बस इसको ध्यान रखना है अच्छे से एकदम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां तक क्लियर? समझ आ गया? समझ तो आ ही जाता है, लास्ट में दिक्कत होता है ना सर। 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब ये सब सोचते हैं तो पता नहीं चलता है, हैं? प्रैक्टिस करो डेली, कैसे नहीं आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है देखो, कि जैसे, या इसका नाम लिख देते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण।
गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, हम जानते हैं कि इसको मतलब स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, और ये होता कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रोक्स में इसको हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह में क्या लेके चल देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात है कि सर ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये किस काम आता है, तो जैसे हम लोग क्या देखे हुए हैं कि हर जगह हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम स्मॉल जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलते हैं। तो ये पर सेकेंड स्क्वायर जो है क्या ये हर जगह सेम रहता है क्या, मतलब कि जैसे अभी हम यहाँ हैं 9.8, चांद पर चल जाएंगे तो इतना ही रहेगा क्या, या कहीं और अमेरिका चल जाएं, चांद छोड़ो अमेरिका चल जाएं, अमेरिका छोड़ो हम पटना चल जाएं, दिल्ली चल जाएं, कलकत्ता चल जाएं, मुंबई चल जाएं, तो क्या जी का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा। तो बहुत लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी का तो सेम ही ना रहेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इवन हम लोग जैसे यहाँ खड़े हैं, अभी हम जहां पर भी हैं, मान के चलो यहाँ पे एग्जैक्ट जी का वैल्यू 9.8 है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से क्या पता इसी शहर में गया जी में हम यहाँ से विष्णुपद चल जाएं, ठीक है, तो क्या पता वहां पर 9.8 से ज्यादा या कम हो जाए, और आगे जाएं पटना चल जाए तो वहां कुछ अलग मिलेगा। हाँ, कैलकुलेशन करने पर पटना चल जाएं, मुजफ्फरपुर चल जाएं, बक्सर चल जाएं, आरा चल जाएं, इवन हम बिहार छोड़ करके यूपी चल जाएं वहां अलग मिलेगा, यहाँ तक कि हम अभी यहाँ जहां भी खड़े हैं यहाँ से 2 बिल्डिंग उधर चल जाए तो वहां पे भी अलग मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि 9.8 जो है ना जी का वैल्यू, ये हर जगह अलग अलग होता है, हर जगह अलग अलग। अब कहेगा कि सर ये कैसे, फिर सब कोई 9.8 क्यों पढ़ाते हैं, तो 9.8 इसलिए पढ़ाया जाता है। अब मान के चलो कि जैसे अभी हम जानते ही हैं, हम रोज बोलते ही हैं कि ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से ये क्लास लाइव चलता है, तो अभी हम गया जी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, काफी धार्मिक शहर है गया जी, बिहार का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ये गया जी, ठीक है। तो अगर हम गया जी में जी का वैल्यू 9.8 पढ़ा रहे हैं, तो इसी को अगर कोई पटना में पढ़ाता तो वहां पे उसको 10-11 पढ़ाता, ठीक है। या फिर हम और आगे पढ़ के गया के और कोई और शहर में चल जाते, आरा में चल जाते, बक्सर में चल जाते, मुजफ्फरपुर, सासाराम, इधर उधर चल जाते, तो कोई 11 पढ़ाता, कोई 12 पढ़ाता, ऐसे दिल्ली वाला 13 पढ़ाता, मुंबई वाला 55 पढ़ाता, चेन्नई वाला 65 पढ़ाता, तो हर जगह अलग अलग हो जाता ना। ऐसी अमेरिका वाला कुछ अलग, इंग्लैंड कुछ अलग होता, तो फिर यही सब जो बहुत ज्यादा एक वैल्यू जी और हर कोई अपना कैलकुलेशन के हिसाब से पढ़ाता, तो दिक्कत होता कि नहीं, कोई कहता कि इतना है, कोई कहता उतना है। तो इसीलिए फिर एक बार बैठक हुआ सब बड़े बड़े साइंटिस्टों का, और बात चला कि जी का वैल्यू जो है पूरे पृथ्वी पर हम लोग 9.8 लेकर ही चलेंगे। क्या समझ आ गया ये बात। हालांकि हर पॉइंट पर जी का वैल्यू अलग अलग होता है, तो सोचिए जब पृथ्वी में ही अलग अलग है तो हम किसी दूसरे ग्रह पे चल जाए तो वहां तो और ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए बात हुआ कि पूरे पृथ्वी पर, ब्रह्मांड का बात नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पूरे पृथ्वी पर जो जी का वैल्यू है वो 9.8 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पूरे पृथ्वी पर जी का वैल्यू क्या मान के चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया। अब ये सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो काफी पूछ रहे हैं कि ये होता क्या है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज फिर पढ़ रहे हो, तो पहले तो यही बहुत बड़ा चमत्कार का बात है ना। कि कितने बच्चे कह रहे हैं कि सर हम 9th में पढ़ते थे, है ना। अब 9th में पढ़ते पढ़ते आज फिर पढ़ना पड़ रहा है, बताओ। उसी समय पर है ना कि उस समय हम ठीक से पढ़ते तो। चलिए देखिए अब समझिए 9.8 का मतलब क्या है। जैसे ये क्या है हमारे हाथ में, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही है ना,
अब इस ऑब्जेक्ट को, या कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या करो, यहां से एक स्पीड से ऊपर की तरफ फेंको, ठीक है। तो कुछ स्पीड फेंकेंगे, कुछ भी फोर्स होगा, लेकिन सोचिए कि जैसे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड है, धरती है, ये ग्राउंड लेवल है, ये नॉर्मल है। तो कोई वस्तु अगर हम यहां से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ऊपर की तरफ, तो यहां से अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो उसके पास अपना कुछ वेलोसिटी हो गया होगा, होगा ना। और कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाता है तो वो अपना वेलोसिटी या स्पीड क्या करता है, कम करता है। अब कोई ये नहीं कह देना कि नहीं सर वो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कब, जब उसमें कोई मोटर फिट रहेगा तब ना, किसी प्रकार का कोई मशीनरी रहे तब। बिना किसी मशीनरी के कोई चीज फेंकोगे तो उसको कोई एक्सटर्नल बल मिलेगा नहीं ऊपर, तो वो क्या करेगा, अपने स्पीड को कम करेगा। और फिर एक बार स्पीड को जब नीचे आएगा तो वो बढ़ाने लगता है, कोई चीज नीचे आता है तो स्पीड बढ़ता है ना। तो जैसे मान के चलो कि यहां से ये वस्तु फेंके, तो इस पॉइंट पर, ठीक है, अब इस पॉइंट पर, तो यहां पर 9.8 मीटर पर सेकेंड से कम होना स्टार्ट होगा। यहां दूसरे पॉइंट पे 2 गुना 9.8, तीसरे पॉइंट पे 3 गुना 9.8, चौथे पर 4 गुना 9.8, क्या होगा, कम होगा, यहां से कम होना स्टार्ट होगा। यानी कि क्या कह सकते हैं कि यहां से स्पीड माइनस होना। और जब इस पॉइंट पर आएगा, जो इस वस्तु का हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, वहां स्पीड एकदम जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। अब कहिएगा कि सर हवा में जीरो, अरे भाई हवा में अगर जीरो नहीं होगा तो वो नीचे कैसे आएगा। अब सोचो कि अगर उसके पास अपना कुछ भी स्पीड होगा, हल्का सा भी स्पीड रहा, तो वो रुकेगा नहीं, वो तो धीरे धीरे, भले शुरू में ऐसे स्पीड चल रहा है और धीरे धीरे तो ऐसे ऐसे, और जीरो नहीं होगा तो ये तो हल्का हल्का बढ़ता रहेगा ना। तो जीरो, जो जब तक जीरो नहीं होगा तो बैक कैसे आएगा वो, जब तक बैक कैसे आएगा, तो इसको वापस आने के लिए यहां पर कितना स्पीड चाहिए, जीरो। अब जब जीरो से यही बॉल अब नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो अब ये स्पीड को बढ़ाएगा, कितना से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दूसरे पॉइंट पे 2 गुना 9.8, तीसरे पॉइंट पे 3 गुना 9.8, चौथे पे 4 गुना, पांचवे पे 5 गुना, और छठे पर 6 गुना। तो इतने स्पीड से ये बढ़ा देगा। और जब इतने स्पीड से ये बढ़ाएगा, तो अब आप समझ लीजिए कि 9.8 से क्या होगा, कि जे इसका अब मतलब कि आप समझ तो गए होंगे, फिर भी एक बार सुनिए कि 9.8 का मतलब हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट जितना ऊपर जाएगा वो 9.8 से स्पीड को कम करेगा, और जितना नीचे आएगा वो 9.8 से स्पीड को बढ़ा देगा। क्या अब समझ आ गया होगा 9.8 का मतलब, ठीक है। तो 9.8 से, तो अब कहेंगे कि क्या सर हम जी का वैल्यू नाप सकते हैं, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल, बिल्कुल नाप सकते हैं। जी का वैल्यू होता है फॉर्मूला, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। ये होता है पूरा फॉर्मूला, जिसमें जी का वैल्यू आप जान ही रहे हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया जी का वैल्यू, ठीक है। और एम क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे हम अर्थ का, अभी किसका मान के चल रहे हैं, अर्थ का। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे मास ऑफ अर्थ, जो कि लगभग कितना होता है, 5.9 इंटू 10⁻24 केजी में ना। और अप्रोक्स में हम लोग कितना लेके चलते हैं, 6 इंटू 10⁻24 केजी, ठीक है। और आर क्या हो गया, आर इज द आर इज द रेडियस, डिस्टेंस नहीं, रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या होगा ये, रेडियस ऑफ अर्थ। हम अभी अर्थ का लेके चल रहे हैं, इसलिए अर्थ ले रहे हैं, ठीक है। इस एम से मास ऑफ प्लेनेट होता है हालांकि, और इससे रेडियस ऑफ प्लेनेट होता है। जिस प्लेनेट का लेके चलेंगे, यानी
पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। और ये कितना होता है? 6400 किलोमीटर। कितना? 6400 किलोमीटर। और इसी को अगर हम कहें 640 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा किस में? मीटर में। ठीक है। और इसको अगर पॉइंट में लिख दें तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कितना हो जाएगा? 10⁻6 मीटर। ठीक है ये। और इसी को अगर हम इस पे रख दें, ठीक है, इस फॉर्मूला में रख दें Gm/r² में, तो लगभग हमारा कितना आता है? जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन, क्या लिखना पड़ेगा? 6.4 इंटू 6.4, जैसे 2 बार, और 10⁻6 इंटू 10⁻6 क्या हो जाएगा? 10⁻12। 10⁻12। क्या समझ आ गया ये बात? और इसको जहां आप सोल्व करके देखिएगा तो ये लगभग 9.8 इंटू 10 ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार, क्यों? क्योंकि हम अर्थ का लगाए हैं ना। ये किसका लगाए हैं? हम ये चीज अर्थ का लगाए हैं। ठीक है। तो अगर हम यही बात कहें कि अगर हम ग्रेविटी किसका निकाल रहे हैं? स्मॉल जी किसी अर्थ पर का, अर्थ का स्मॉल जी निकालेंगे तो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मून का भी इतना होगा? नहीं। मून का होता है, मून का जी होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोचिए कि पृथ्वी पर 9.6 और मून पर 1.6, लगभग 6 गुना कम है। 9.8 लगभग 6 गुना कम हुआ ना। अब आप इमेजिन करके देखिए कि जैसे कई बार बचपन में देखे होंगे कि हम लोग कैच कैच खेलते थे, बॉल पकड़े और एक सामने खड़ा होता था दोस्त और बोलते थे कि आओ कैचम कैच। तो कई बार ऊपर ऊपर पहले वो क्या होता था कि प्यार प्यार से खेल चलता था कि पहले तो भाई हम दोनों दोस्त हैं, तुम मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए, दोनों साथ रहेंगे। कोई बोल जाएगा, गया का फेमस डायलॉग है ना कि कोई बोलता ही रहे, वही वाला बात चलता था कि कोई बोलता ही रहे। है। तो क्या करते थे कि ऐसे एक इधर से बॉल फेंक रहा है तो वो कैच करता था, और वही प्यार प्यार से फेंकते फेंकते अचानक कोई का नहीं गिरता था ना, तो वही दिल में कि इससे ज्यादा बड़ा कैचर हम है, और करते करते एकदम स्पीड में आ जाता था, आता था ना। तो अब जब सोचे कि कोई बॉल पकड़ा और स्पीड में ऐसे फेंका तो उसका स्पीड कुछ फोर्स होगा। ठीक है। या फिर सोच के देखिए कि ऐसे ना ऊपर से ऐसे फेंका तो ये तो ऊपर जाएगा फोर्स के, और ऊपर जैसे ही जाएगा तो 9.8 के मीटर से हर पॉइंट पर क्या होने लगेगा? एक एक पॉइंट पर कम होने लगेगा है। और ऊपर से नीचे आएगा तो देखे ना, जाते समय थोड़ा टाइम भले लगे लेकिन आते समय लगता है कि एकदम स्पीड, और जैसे पास होता तो लगता है कि और तेजी से आ रहा है। तो 9.8 से तब भी हम लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, करते हैं ना। तो 9.8 से नीचे आता है तो क्या लगता है? थोड़ा स्पीड में लगता है। लेकिन वही अगर कोई चांद पर जाओ अपने दोस्त को लेके और बोलो कि चलो कैचम कैच खेलते हैं, और ऐसे करके बॉल ऊपर फेंको, और पहले तो तुम फोर्स बराबर लगाए, जितना फोर्स पृथ्वी पर लगाए उतना ही फोर्स चांद पर लगाए, तो उतना दूर तो जाना चाहिए। अब जाएगा तो पहले तो वो 9.8 से ना कम होकर के कितना? 1.6 से कम होगा। अब पहले तो वो जाने में 1.6 कब जाके वो 0 होगा। इतना तो तुम ऐसे बैठो, बगल में एक चूल्हा चढ़ा लो, खाना होना चाय पिए मस्त एकदम, फिर नींद सो जाओ, तब भी देखोगे तो ऊपर ही जा रहा है। फिर वो ऊपर से उसी स्पीड से नीचे आएगा। इतना तो फिर अगला दिन हो जाएगा, फिर इतना तुम लोग स्कूल स्कूल चल जाओ, तब आकर के फिर कैच करो कि आहा मजा आ गया, देखा मैंने कैच कर लिया ना, है ना। तो इतना धीरे 1.6 होगा। लेकिन वही अगर तुम जुपिटर पे चल जाओ, किस पर? जुपिटर पर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह, तो वहां पे 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाह, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मतलब कि ऐसे कैच फेंको उतना ही जल्दी ऊपर, और आकर के इतना हम सोचेंगे कि पृथ्वी वाला आदत रहेगा कि 9.8 से आएगा, इतना करेंगे इतना तो मुंह पे आकर धड़ाम, है ना। तो इतना तेज जुपिटर पर, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि जो जी का वैल्यू है पृथ्वी पर इतना होता है, मून पर इतना होता है, और जुपिटर पर लगभग 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट, बहुत अच्छे से, बढ़िया, शानदार। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन आप लोग को दें यहां से, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन दें, ठीक, कि M1 जो है लगभग 60 केजी है, और M2 जो है लगभग, चलिए 50 केजी है, ठीक। और इनके बीच की जो दूरी हुई, इनके बीच की दूरी वो मानते हैं 55 मीटर, 55 मीटर। तो इनके बीच का फोर्स कितना लगेगा? 55 नहीं, 30 मान के चलते हैं, ठीक है, 30 मीटर। तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना लगेगा? ठीक है, बहुत सिंपल और छोटा क्वेश्चन दिए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो इससे पहले एक बता चुके हैं कि कैसे हम लोग जी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि फॉर्मूला है हमारे पास F बराबर जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। जी का वैल्यू हो जाएगा 6.67, या 7 लेके चलते हैं, कैलकुलेशन में ज़्यादातर 6.7 लेते हैं हम लोग, ठीक है, इंटू 60 इंटू 50 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 30 इंटू 30, बस इतना सा करना है, ठीक है। अब यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 10, एक जीरो, एक जीरो, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे 2 बार में, यानी नीचे क्या बच जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास, 67/3 न्यूटन। या इसी को अगर कहें तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1/3 न्यूटन, या 22.333 न्यूटन। ये सब आंसर ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। ठीक, यहां तक तो समझ गए होगे सब, है। अगर यहां तक समझ आ गया तो आप, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ टू masses are 30 kg and 25 kg, and the distance between two masses is 15 meter, then find the force exerted on it, exerted on it, यानी दोनों पे कितना फोर्स लगेगा, बस ये बताना है, ठीक है। मतलब कि वही केस है हमारा, इनके बीच की दूरी दिया है 15 मीटर, और ये 30, और ये 25। फॉर्मूला है हमारे पास F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप बताइए, ठीक है, कि कितना फोर्स लगेगा। 10 सेकेंड का टाइम है। 1,
ठीक है, टाइम अप हो गया। बाकी जिनसे नहीं बना वो प्रयास कर रहे हैं तो वो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, हम वैल्यू डालते हैं, कितना होगा 6.7 इंटू 10 का पावर -11। पीछे -11 लिखे थे कि नहीं? ओहो, अच्छा यही आप लोग कह रहे थे 10 का पावर -11। ठीक है, या इंटू में, वही आपका कमेंट देख रहे हैं, इंटू में 10 का पावर -11 न्यूटन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अरे ये तो अच्छा बात है कि आप लोग समझ गए। ठीक है, यहाँ -11 इंटू एम कितना 30 kg, यहाँ पे 25 kg अपॉन आर स्क्वायर यानी 15 इंटू 15। पॉइंट हटाएंगे नीचे लगेगा 10। ठीक है, अब यहाँ से कीजिएगा 15 2 जा। ठीक है, फिर 2 5 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, यानी फिर वही आ गया 67 इंटू 10 का पावर -11 अपॉन 3 न्यूटन। वही चीज आ गया, पिछला वाला ही। बताइए, अभी तक 2 न्यूमेरिकल बताए हैं, बाकी आप लोग का न्यूमेरिकल का एक क्लास, स्पेशल क्लास चलाएंगे एकदम संडे वनडे को, एकदम मस्त, एकदम चैप्टर वाइज। ठीक है, अच्छे से पीपीटी में। ठीक, तो आज हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर को है स्टार्ट किया था और यहां पहुंच गए। अब बताइए कि अगर हम ग्रेविटेशन आपको थोड़ा से थोड़ा बता दें, तो एक तो पहले ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, अब इसका एक पार्ट आज हुआ है और एक पार्ट हम लोग करेंगे कल, और कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट बायोलॉजी पे स्टार्ट करेंगे। हैं, फोर्स जो है याद रखना है कि G m1m2/r²। ठीक है, और एक चीज हम जाते जाते और कहते हैं कि G का वैल्यू याद रखना है। बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये G और ये G ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं क्या? तो नहीं, ये G जो होता है स्मॉल g, इसको कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है, जो अप्रोक्स में हम लोग लेके चलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये दोनों पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों के दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो आज ये हम लगभग आधा क्लास आज हमारा खत्म हो गया ग्रेविटी का, जिसमें हम 2 इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल भी करवा के चले हैं। ठीक, तो बाकी का हम कल करेंगे। आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। जाते जाते एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये क्लास जो आपका डायरेक्ट सीधा आपको जो मिलता है वो आपके अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब, इस पर मिलता है। तो आपको अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो आप जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप कम से कम एक कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हम लोग को पता चले कि कैसा आप लोग को क्लास लगा है। आप अपने शहर का नाम टाइप कर सकते हैं साथ में कि हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा क्लास ना लेकर के, टाइम ना लेकर के हम आज क्लास छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।